learners, hope you all fine. Welcome back to Anna's English Academy. Nowadays, the time we have to practice more questions for upcoming UGC NET English Literature examination. Yes, guys, in today's video, I have practiced for you all 100 question net pattern paper. So basically, full mock set जो second है, we are just going to practice in today's video. Step by step, just learn the question as well, the concept you get in your examination. It really help you to boost your confidence as well, clarity towards your examination syllabus. Now let's start. First question. First we have features of modernist fiction include. So first of all you must know about the modernist fiction. तो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दूं अर्ली 20th सेंचुरी जहां पर ब्रेक अवे किया जाता है फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को we called modernist fiction, right? So here we have some options: interior monologue, non-linear narratives, objective moral clarity, and alienation. So answer we have option number A, option number B, and option number D. Now let me explain here. Interior monologue, बेसिकली यू गाइज ऑल्सो कैन से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो बेसिकली प्रेजेंट की जाती है इनर थॉट्स को लेके ऑफ अ कैरेक्टर डायरेक्टली, ऑफन इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉलोइंग वे में. तो आप देखेंगे जितना भी मॉडर्निस्ट राइटर है, मॉडर्निस्ट राइटिंग्स आ रही हैं, दे बिलीव्ड रियलिटी इज इनसाइड द माइंड, नॉट आउटसाइड. दैट्स वाई दे यूज दीज टेक्निक्स और इट कंसिडर feature of modernist feature. Okay, of course fiction, right? Next we have non-linear narrative, right? So non-linear narrative में आप देखेंगे स्टोरी जो होती है doesn't follow traditional beginning, middle and end. यहाँ पर आप देखेंगे backward and forward in time, right? Through memories, through multiple perspectives. So you see in a writings of modernist, जितने भी आपके ऑथर्स हैं, जितने भी आपके नॉवेल्स हैं, तो आप उसमें टाइप ऑफ नॉन लीनियर नैरेटिव टेक्निक देखेंगे इन द वर्क्स. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर फीचर ऑफ मॉडर्निस्ट फिक्शन. नाउ द अलाइनेशन. नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन नंबर डी. हियर यू सी जो एक फीलिंग होती है ना, डिसकनेक्शन फ्रॉम सोसाइटी, फैमिली, सेल्फ और वैल्यूज, इट वी कॉल्ड अलाइनेशन, राइट? तो आफ्टर वर्ल्ड वार जब लोग बहुत ज़्यादा लॉस एंड कन्फ्यूजन एंड पर्पसलेसनेस जब उन्होंने ड्यूरिंग दैट पीरियड देखा इन दियर सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग थी अलाइनेशन, इट अवेक. ठीक है, सो दैट्स वाई आप देखेंगे जितना भी मॉडर्निस्ट फिक्शन होता है, दे यूज एज ए टेक्निक इंटीरियर मोनोलॉग, non-linear narrative and alienation. Now very quickly goes towards the second question of today's video. Identify works of African literature. So guys, here you have to recognize works written in African literature. So see, first option we have Things Fall Apart. This is important work which was published 1958. It is a African trilogy का first part है by Chinua Achebe, जो landmark novel consider किया जाता है. Of course अफ्रीकन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जिसको उन्होंने इग्बो सोसाइटी में बिफोर ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल सेट किया था. इसमें आपको ओकॉन्वो करके ऑथर मिल जाएगा, नॉट ऑथर एक्चुअली, प्रोटैगनिस्ट आपको मिल जाएगा ओकॉन्वो. ठीक है, जो एक ट्रैजिक हीरो है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑफ कोर्स उसको फियर रहता है वीकनेस का जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फादर, क्योंकि वो बहुत लेजी पर्सन थे ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव नर्वस कंडीशंस. तो मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट इंग्लिश नॉवल पब्लिश्ड बाय ब्लैक जिम्बाब्वियन जो विमन है ना, उनके थ्रू इसको बेसिकली पब्लिश कराया गया था. द ऑथर वी हैव, यू सी आई मेंशन द नेम, ट्रिस्टी डंगरबंगा करके नेम है आपकी ऑथर का, और 1988 में ये नॉवल आया है. बेसिकली इट इज़ एसोसिएटेड विद जिम्बाब्वे. ठीक है, तो ये ब्लैक जिम्बाब्वियन वुमन है जिन्होंने इस पर्टिकुलर नॉवल को पब्लिश कराया, नर्वस कंडीशंस करके. सो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर. नेक्स्ट वी हैव अ ग्रेन ऑफ व्हीट. सो इट इज़ बाय निगोई वा थियोगो. निगोई वा थियोगो. निगोइवा थियोगो का वर्क है, दैट इज 1967 पब्लिकेशन, सेट ड्यूरिंग केन्या, जो माओ माओ रिबेलिएशन है ना, एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल है, उस पर बेस्ड ऑन ये वर्क है, एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर. सो गाइज हियर वी हैव ऑप्शन नंबर 4. दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो आपका वर्क है द साउंड एंड द फ्यूरी, इट इज बाय विलियम फॉकनर, पब्लिश 1929. विलियम फॉकनर, वन ऑफ द ग्रेट यूजर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, और ये आपका नॉट अफ्रीकन बेसिकली मेजर मॉडर्निस्ट टेक्स्ट है, राइट, एंड इट एसोसिएटेड विद अमेरिकन लिटरेचर, राइट. सो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा. मॉडर्निस्ट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्लासिक पर बेस्ड ऑन ये स्टोरी है, जिसमें आपको कॉम्सन फैमिली मिल जाएगी. ठीक है, उनका किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, 4 सेक्शन में इसको नरेट किया गया है. बेंजी जो आपका एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कैरेक्टर है इन दी नॉवल. सो ओवरऑल आप इसमें यूजेस ऑफ नॉन लीनियर टाइम, सो एंड सो फोर्थ थिंग्स देखेंगे, एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर.
सो फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट न्यू क्लासिकल लिटरेचर, सो इन लिटरेचर आप देखेंगे 1660 टू 1798, बेसिकली जो न्यू क्लासिकल आपके राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं एडमायर करते हैं क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन आइडियल्स को। इनफैक्ट इनका जो लिटरेचर है ना इज ऑर्डरली होता है, बैलेंस्ड होता है, रीजनेबल एंड मोरल थिंग्स आपको देखने मिल जाएगी इन ऑफ कोर्स न्यू क्लासिकल लिटरेचर। सो यहाँ से आपको होप हिंट मिल गया होगा कि व्हाट basically the answer to that question. So option number A, wit, rationality, as well option number C, didactic tone. तो मैं आपको wit बता दूं how it associated with new classical literature। तो आप देखेंगे ये basically की फीचर कंसीडर किया जाता है न्यू क्लासिकल एज का, क्योंकि wit, इंटेलिजेंट ह्यूमर, क्लेवर एक्सप्रेशंस आपको देखने मिलेगा। बेसिकली एक्सपोज किया गया था ह्यूमन की फॉलीज एंड वीकनेस को विद दिस टेक्निक विट। So obviously it used in satire also, so that they can understand or they can expose the actual folliness of upper class society during that period, right? So आप इसमें for example अगर मैं बात करूँ तो आपके अलेक्जेंडर पॉप का द रेप ऑफ द लॉक मिल जाएगा, ड्रैडन के वॉर्स आपको देखने मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं विट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिडैक्टिक टोन। तो इसे आप देखेंगे लिटरेचर जो है बेसिकली कभी भी आप देखेंगे राइटिंग्स इट मस्ट बी टीच मोरल लेसन्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपका जो न्यू क्लासिकल लिटरेचर है उसमें आप देखेंगे जो न्यू क्लासिकल राइटर्स हैं दे बिलीव्ड आर्ट मस्ट बी इम्प्रूव सोसाइटी। तो वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू कहीं ना कहीं सोसाइटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सैमुअल जॉनसन के एसेज लाइक पॉप का एसे ऑन मैन की अगर बात करूं, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं डिनोट कर रहे हैं आपके डिडक्टिक टोन को, ठीक है। अभी नेक्स्ट भी है रेशनैलिटी, राइट। सो गाइस इट ऑल्सो डिनोट कहीं ना कहीं रीजन। तो आप देखेंगे एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग की जो सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ द एज का है दैट इज अ रीजन, ठीक है। तो राइटर्स कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते थे लॉजिक को ओवर इमोशंस। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4, we have identify works of American Transcendentalism. So guys, in my previous video, I have discussed many time about the Transcendentalism and it is most important for exam perspective too. So American Transcendentalism was a 19th century intellectual and literary movement, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सेंटर्ड है आपका न्यू इंग्लैंड और ये लीड करता है कहीं ना कहीं जो बिलीव्ड है आपके ट्रांसीडेंटलिस्ट जो आपके फिगर्स हैं उनका ट्रूथ कम्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, नेचर एंड इनर सेल्फ को कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी यहाँ पर आपसे सिंपली उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है कि कौन कौन से आपके जो वर्क हैं एसोसिएटेड है विद अमेरिकन ट्रांसीडेंटलिज्म। So guys, answer we have option number A, Leaves of Grass. This is most important. Walt Whitman का पोयम है which was published 1855, ठीक है। तो आप देखेंगे लीव्स ऑफ ग्रास दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसीडेंटल फीचर्स ऑल्सो, जहाँ पे सेल्फ बॉडी नेचर को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया गया है, राइट। तो मैं आपको बता दूं इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसको बेसिकली कंसिडर किया जाता है पोएटिक वॉइस ऑफ ट्रांसीडेंटलिज्म। और फ्रेंड्स कीप इन योर माइंड इट्स नॉट अ सिंगल पोएम, इट्स अ पोएट्री कलेक्शन, इट्स अ पोएट्री कलेक्शन बाय वॉल्ट विटमैन। एंड मैं आपको बता दूं वॉल्ट विटमैन के इस पर्टिकुलर कलेक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनता है, जिसका फर्स्ट एडिशन ऑफ कोर्स 1855 में आया था और उसमें ओनली 2 आपको 12 पोएम्स मिलेंगी, ठीक है। बट इसका जो लास्ट डेथ बेड एडिशन यू गाइस कैन से इट वाज केम 1892 और इसमें आपको 300+ पोएम्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो ओवरऑल आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्रॉसिंग ब्रोकन फेरी, आउट ऑफ द क्रैडल, राइट, एंडलेसली रॉकिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। जैसे कि आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से कई बार क्वेश्चन बनती है, सो आपको पता होगा बट लेट्स रिवाइज, ओके। अभी नेक्स्ट जो यहाँ पे वर्क है वी हैव नेक्स्ट वन हियर वॉल्डन, राइट, दिस इज द वॉल्डन। सो मैं आपको बता दूं इट इज बाय एच.डी. थारो, राइट। इसको आपके एच.डी. थारो ने लिखा है, वन ऑफ ट्रांसीडेंटलिज आपके फिगर हैं और ये इनका जो वर्क है इट फीचर्ड विथ ट्रांसीडेंटल, ओके। ये इनका बेसिकली 1854 में पब्लिश हो रहा है। ये रिकॉर्ड है थारो का सिंपल लिविंग इन नेचर, राइट, जो बेसिकली वॉल्डन पॉन्ड है वहां पर, और यहाँ पर भी उन्होंने एम्फेसाइज किया है वर्क में सिंप्लिसिटी को, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, राइट। सो इट इज ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसीडेंटल प्रैक्टिस। अभी नेक्स्ट वी हैव नेचर। तो मैं आपको बता दूं इट इज बाय R.W. एमर्सन, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द यू गाइस कैन से ट्रांसीडेंटल फाउंडेशनल ऐसे कंसिडर किया जाता है आपके ट्रांसीडेंटलिज्म जो मूवमेंट है, बेसिकली उसका ऐसे है ये। एंड
कंप्लीट फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पर बेसिकली जो आपके R.W. एमर्सन है 1836 में इट वॉज केम, और इन दिस वर्क इन दिस ऐसे आपके जो R.W. एमर्सन है, बिकॉज ही वेरी मच क्लोज टूवर्ड्स द ट्रांसीडेंटलिज्म एंड ऑफ कोर्स टूवर्ड्स द नेचर। तो ये कहते हैं कि लिविंग सिंबल ऑफ गॉड मानते हैं, किसको मानते हैं? नेचर को, राइट। और ओवर सोल करके इन्होंने आइडिया भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसको आप यूनिवर्सल स्पिरिट बोल सकते हो अपने इस वर्क में। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपके R.W. एमर्सन कहीं ना कहीं फाउंडिंग आप बोल सकते हो जो फिगर हैं ऑफ कोर्स ट्रांसीडेंटलिज्म मूवमेंट के। अभी नेक्स्ट यहाँ पर आप वो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो बेसिकली आंसर है, क्योंकि नॉट अमेरिकन ट्रांसीडेंटलिज्म एसोसिएटेड वर्क है, इट इज बाय नदाइन हार्थ्रो। द स्कारलेट लेटर क्लासिकल वर्क है, 1850 में पब्लिश हो रहा है, इट इज बाय नदाइन हार्थ्रो, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अमेरिकन राइटर्स में से एक है। और ये जो इनका वर्क है, इट्स कहीं ना कहीं इट वॉज जस्ट कनेक्टेड एनी हाउ विथ ट्रांसीडेंटलिज्म। बट आप देखेंगे जो हाथ्रो हैं, आपके जो ऑथर है नदाइन है, ये कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते थे ट्रांसीडेंटल को, ठीक है, उनके ऑप्टिमिज्म को। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वर्क और बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो गाइज यहाँ पे बेसिकली आपको फ्रेंच लिटरेरी वर्क्स बताने हैं। सो हियर मैं आपको बता दूं मैडम बोवेरी, जो फर्स्ट वी हैव लैंडमार्क नॉवल है फ्रेंच रियलिज्म का, राइट। फ्रेंच रियलिज्म एसोसिएटेड आपका लैंडमार्क नॉवल है, और इसमें आपको मतलब ईमा करके मिल जाएगा प्रोटैगनिस्ट, जहाँ से क्वेश्चन आपको मिला भी एग्जामिनेशन में। और इट वाज रिटन बाय गुस्तव फ्लॉबर्ट, ठीक है। इसके जो ऑथर हैं वी हैव गुस्तव फ्लॉबर्ट, ठीक है। और दिस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1857, ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रेंजर, यू सी इट इज बाय अल्बर्ट कैम्यूज, अल्बर्ट कैम्यूज, ठीक है। आइकनिक नॉवल है ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड अब्सर्डिज्म का। एंड यू सी दिस इज ऑल्सो एनी हाउ अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। एंड यहाँ पर आप देखेंगे इट ओपन विद द फेमस लाइन मदर डैड टुडे। ये फेमस लाइन आपको ध्यान में रखना है, मदर डेड टुडे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन नंबर थर्ड, लेस मिजरेबल्स। तो ये आपका बेसिकली वो आ रहा है, लेट मी एक्सप्लेन द ईयर ऑल्सो, ये 1942 में पब्लिश हो रहा है आपका द स्ट्रेंजर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेस मिजरेबल जो है आपका इट इज़ 1862 में पब्लिश हो रहा है, और इट वॉज रिटन बाय विक्टर ह्यूगो, ठीक है। तो विक्टर ह्यूगो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट हैं ऑफ कोर्स, और नॉवल भी है आपकी फ्रेंच रोमांटिसिज्म की, राइट। सो ओवरऑल ये जो थ्री वर्क हैं A, B and C आर एसोसिएटेड विद फ्रेंच लिटरेचर। अदरवाइज यू सी मिडल मार्च आपका जॉर्ज इलियट ने लिखा है, इट वॉज रिटन बाय जॉर्ज इलियट, ठीक है। एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1871 और 72 यू कंसीडर। और ये आपका बेसिकली पार्ट है इंग्लिश रियलिस्टिक नॉवल है, कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, राइट। सो ओवरऑल इट्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस फ्रेंच लिटरेचर, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इंडियन इंग्लिश पोएट्री कलेक्शंस। सो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से आप फैमिलियर होने वाले हैं रिगार्डिंग कलेक्शंस। जो पोएट्री कलेक्शन से बेसिकली बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव समर इन कलकत्ता, तो वी ऑल नो अबाउट इट इज़ बाय कमला दास, ठीक है। कमला दास ने इसको 1965 बेसिकली इंडियन इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन है, जिसमें कमला दास बेसिकली इट वाज कंसिडर्ड फर्स्ट मेजर कलेक्शन, जिसमें इन्होंने फीमेल डिजायर, लव, बॉडी एंड आइडेंटिटी एंड ऑफ कोर्स कन्फेशन को इंक्लूड किया है एज ए थीम, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव कलेक्टेड पोएम्स A.K. रामानुजन। तो मैं आपको बता दूं इंडियन इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन है, इट्स पोस्टमस इसे पब्लिश कराया है, इंक्लूड्स पोएम्स फ्रॉम दी स्ट्राइडर्स हो गया, रिलेशंस हो गया, राइट, सेकेंड साइड हो गया। तो ये सभी पोएम्स पार्ट हैं पर्टिकुलर इस कलेक्शन का। एंड इसमें जो इन्होंने बेसिकली थीम जो मेंशन किए, दीज आर मेमोरी, कल्चर, फैमिली, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनती है बेस्ड ऑन थीम्स ऑल्सो। और नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन नंबर थर्ड रफ पैसेज, सो इट इज़ बाय अरुण कोलाटकर, ठीक है। तो अरुण कोलाटकर का 1977 इंडियन इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन है, जो बेसिकली ऑफकोर्स पार्ट भी है ऑफ द कोलाबा पोएम्स का, ठीक है। कोलाबा पोएम्स पार्ट ऑफ कोलाबा पोएम्स, ये नेम आपने ध्यान में रखना है, राइट। एंड यहाँ आप देखेंगे ये अर्बन लाइफ, फिलोसॉफिकल जो इंसाइट्स रहता है, मॉडर्निस्ट टोन को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
And next we have the Wasteland. We all know it is by T.S. Eliot, or it's not associated first of all with Indian English literature, right? So this is the answer. 1922 में आपका publish हो रहा है revolutionary work by T.S. Eliot, which is further divided into 5 sections, जिसका chronology आपने ध्यान में रखना है. Okay, अभी very quickly move towards the next question. Renaissance features. So guys, if I talk about Renaissance, so basically Renaissance आपका 14th और 17th century means rebirth, right? So what we call rebirth. So basically आप देखेंगे रिवाइवल हो रहा है ऑफकोर्स लर्निंग का, आर्ट का, एंड लिटरेचर इंस्पायर्ड हो रही है कहीं ना कहीं क्लासिकल ग्रीस एंड रोम से. ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आप देखेंगे जो राइटर्स थे वो कहीं ना कहीं फोकस कर रहे थे ह्यूमन पोटेंशियल, ब्यूटी, रीजन एंड न्यू लिटरेरी फॉर्म्स को. ठीक है, जैसे आपका सोनेट हो गया एंड ड्रामा, दीज आर दी लिटरेरी फॉर्म्स, राइट? सो बेसिकली ह्यूमनिज्म आप देखेंगे एज ए फीचर ऑफ रेनिसा. येस वी हैव, दिस इज द आंसर ऑल्सो, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप देखेंगे ह्यूमनिज्म जो बेसिकली एम्फेसाइज कर रहा है ऑन द वैल्यूज ऑफ डिग्निटी, कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट? सो दीज आर इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल राइटर जैसे आपके सिसरो हो गए, प्लेटो हो गए, और ये कहीं ना कहीं इनकरेज कर रहे थे एक्सप्लोरेशन में, लाइक सेल्फ, इंडिविजुअल विल, राइट? सो होप आप अंडरस्टूड कर चुके हैं. अभी नेक्स्ट वी हैव क्लासिकल रिवाइवल. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, if I talk about or I associated with the Renaissance, so first of all this is the answer to that question and how it give importance towards during that period. तो आप देखेंगे during this period Renaissance में आप जितना भी वर्क देखेंगे based on mythological references like Venus, Apollo, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, एडॉप्टेशन हो रहा है. एडॉप्टेशन किसका हो रहा है, क्लासिकल फॉर्म्स का, जैसे इपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी हो गए, पेस्टोरल पोएम्स हो गई. सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर ड्यूरिंग दिस एज, वी आर जस्ट डूइंग क्लासिकल रिवाइवल कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, जैसे स्पेंसर का द फेरी क्वीन आ गया. क्या है ये एपिक तो था विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्जिल. इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ योर. ठीक है, जॉनसन का क्लासिकल ट्रेजिक कॉमेडी आया था, एंड ऑफ कोर्स एरिस्टोटेलियन जो यूनिटीज हैं, क्या है ये सभी, दीज आर दी क्लासिकल रिवाइवल के एग्जाम्पल्स हैं. लाइक मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ये क्या है, दैट इज मॉडल्ड ऑन होमर एंड वर्जिल. दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ योर नेट एग्जामिनेशन कि जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट था इट वॉज मॉडल्ड ऑन होमर एंड वर्जिल. ये क्या है, दीज ऑल थिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिकल रिवाइवल, राइट? और ये कैरेक्टरिस्टिक आपका कहाँ पे एमर्ज हो रहा है, इन रेनिसा, लाइक रेनिसा में. ओके, ऑप्शन नंबर सी. सो यू सी इट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. मतलब आंसर नहीं है बट ऑड वन है, क्योंकि एलिगरी डोमिनेंस आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट फीचर ऑफ रेनिसा, तो ये नहीं है. अदरवाइज अगर मैं डी की बात करूँ आपसे, सोनेंट पॉपुलैरिटी, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, रेनिसा में आप देखेंगे जो सोनेंट है, 14 लाइन पोएम्स जो हो रही है वो किस तरीके से मोस्ट पॉपुलर पोएटिक फॉर्म बन रही है ड्यूरिंग द रेनिसा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कहीं ना कहीं इटली, जो आपका पेट्रियार्चियन ट्रेडिशन है ना फ्रॉम इटली, एंड परफेक्ट एग्जाम्पल भी है जैसे लव, ब्यूटी, टाइम, मोरालिटी. तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पेट्रियार्चियन सोनेट्स हो गए, शेक्सपियरियन सोनेट्स हो गए, स्पेंसरियन सोनेट्स हो गए. सो दीज आर एमर्ज ड्यूरिंग रेनिसा, राइट? सो बेसिकली आपका जो आंसर बन रहा है यहाँ पर A, B and D. So guys, here the question, identify works by John Dryden. So basically यहाँ पे हमें 4 works हैं. First we have Absalom and Architophel. So friends मैं आपको बता दूँ, Absalom and Architophel it is by John Dryden. Most important work है जिसमें आप देखेंगे एक इनका ये first of all political satire है जो इन्होंने heroic couplets में लिखा है. बिब्लिकल एलेगरी इन्होंने इसमें यूज़ किया है एंड इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट. ओके, और इट पब्लिश्ड इन द ईयर 1681. Right? Next we have Mac Flecknoe. It is again by John Dryden. Right? So Mac Flecknoe आप देखेंगे it's a mock heroic satire. Right? जिसको इन्होंने during publish कराया 1678 to आप मान के चलते हैं 82. तो ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे टारगेट किया था सटाराइज करना. किसको सटाराइज करना? थॉमस शेडवेल को, राइट? जो प्रेजेंट कर रहे थे हिम एज द हेयर टू द थॉर्न ऑफ डलनेस. ठीक है, तो ये इनका हेरोइक कपलेट्स में लिखा है एंड क्लासिकल एग्जाम्पल है ऑफ रेस्टोरेशन सटायर का. अभी नेक्स्ट वी हैव ऑल फॉर लव. इट इज अगेन इंपॉर्टेंट. इट्स अ ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्ड्स एंड इट इज रिटन बाय जॉन ड्रैडन. इट वॉज पब्लिश्ड 1677. इट्स अ ट्रेजेडी and you see this is claimed it as his finest play unlike Shakespeare, Antony and Cleopatra, right? So ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है और it emphasize कहीं ना कहीं love versus duty, right? अभी next we have Seamus Agonist. तो आप देखेंगे this is not by John Dryden but it is by John Milton. John Milton का important repeated work है जो एक basically इनका dramatic poem है
ड्रामेटिक पोएम विच वॉज पब्लिश्ड 1671 में विद पैराडाइज रिगैन। ओके, और इसमें आप स्टोरी देखेंगे ऑफ सैमन, जो सैमसन है, फ्रॉम द बुक ऑफ जजेस। सो वी हैव डन ऑल दी वर्क्स हियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अमेरिकन सदर्न गॉथिक टेक्स्ट। सो गाइज लेट मी क्लियर फर्स्ट, जो बेसिकली वर्क्स हैं सेट हो रहे हैं अमेरिकन साउथ में और एक्सप्लोर करते हैं थीम्स लाइक डिके, ग्रोटेक्स कैरेक्टर, वॉयलेंस, दीज आर कंसीडर सदर्न गॉथिक टेक्स्ट। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी यहाँ पर आपको जो करेक्ट है वी हैव ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि द अरोज फॉर फैमिली, राइट। तो ये जो बेसिकली वर्क है इट इज़ बाय विलियम फॉकनर, ठीक है। डीके यहाँ पे भी दिखाया गया है ओल्ड साउथ का, एंड गोथिक हाउस इसमें आपको देखने मिल जाएगा। एंड गाइज ये जो बेसिकली रोज फॉर एमिली है इट इज़ अ शो स्टोरी, ठीक है, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी एंड यू सी इट वॉज 1930 पब्लिकेशन और फर्स्ट पब्लिश इन द फोरम मैगजीन। जो फोरम मैगजीन है इन दैट मैगजीन इट वॉज पब्लिश। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग दिस वर्क। अभी नेक्स्ट वी हैव वाइस ब्लड। तो मैं आपको बता दूँ दिस पब्लिश 1952, राइट, एंड इट इज़ द नॉवल ऑफ फ्लैनी ओ कॉनर, ठीक है। फ्लैमी ओ कॉनर इसके जो ऑथर हैं, फ्लैमी ओ कॉर्नर, ठीक है। तो ये इनकी फर्स्ट नॉवल है जो बेसिकली बेस्ड ऑन है सदर्न गॉथिक टेक्स्ट। एंड नेक्स्ट वी हैव द साउंड एंड द फ्यूरी 1929, अगेन आपके विलियम फॉकनर का वर्क है, नॉवल है, इनफैक्ट फुल्ली सदर्न गॉथिक है बट हैविली आप देखेंगे एसोसिएटेड है विद द ट्रेडिशन, ठीक है। सो ओवरऑल द आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। बट लेट मी डिस्कस अबाउट द कैचर इन द रे। द कैचर इन द रे आपका जेडी सेलिंगनर का वर्क है और मैं आपको बता दूं दिस रिपीट इन एग्जामिनेशन एवरी 6 मंथ इन मैचिंग क्वेश्चन। तो इसके आपको ईयर एज वेल द ऑथर इटसेल्फ ध्यान में रखना है। इट्स नॉट अ सदर्न गॉथिक टेक्स्ट बट इट बिलोंग्स टू पोस्ट वॉर अमेरिकन रियलिज्म, ठीक है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10, विक्टोरियन विमेन राइटर्स इंक्लूड। सो बेसिकली आपने इन सभी जो विक्टोरियन विमेन है, लाइक वी हैव 4 ऑप्शंस एंड 3 वी हैव द विक्टोरियन विमेन और राइटर्स। जॉर्ज एलियट जिनका टाइमलाइन वी हैव 1819, ये टाइमलाइन आपने ध्यान में रखना है क्योंकि राइटर्स बेस्ड आपसे क्रोनोलॉजी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। कीप इन योर माइंड, मैरी एंड इवान बेसिकली इनका रियल नेम है। जॉर्ज एलियट एक स्यूडो नेम है जिसके थ्रू ये अपने वर्क पब्लिश कराती थी और इनके मेजर वर्क जैसे आडम बीट, द मिल ऑन द फ्लोर, सिलास मैरिनर, मिडिल मार्च जैसे वर्क शी रॉट। एंड नेक्स्ट वी हैव एलिजाबेथ गैस्गल, ठीक है। तो ये भी आपकी कहीं ना कहीं विक्टोरियन विमेन में एसोसिएटेड है एंड इनका जो टाइमलाइन है वी हैव 1810 टू 1865। ये सोशल एंड रियलिज्म क्लास इश्यूज को कहीं ना कहीं अपने वर्क्स में इंक्लूड करती है, जैसे मैरी बार्टन हो गया, नॉर्थ एंड साउथ हो गया, ये सब इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। एंड द लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टी भी इन्होंने लिखा था, फर्स्ट ब्रॉन्टीज बायोग्राफी जो 1857 में इन्होंने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, जस्ट कीप इन योर माइंड। अभी नेक्स्ट वी हैव शार्लोट ब्रॉन्टी, वन ऑफ ब्रॉन्टी सिस्टर्स में से एक हैं। तो इनका जो टाइमलाइन है 1816 टू 1855। सो ये 3 जो हैं आपकी विमन, दीज आर बिलोंग टू विक्टोरियन विमन। इफ आई टॉक अबाउट एनी ब्रैडस्ट्रीट तो आप देखेंगे इनका जो टाइमलाइन है 1612 1672। और ये जो आपकी ऑथर हैं ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है नेट के, इनकी सेटिंग्स आपसे पूछी गई थी, क्रोनोलॉजी सेटिंग, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अर्ली अमेरिकन प्यूरिटन बेसिकली जो 17th सेंचुरी है वहाँ से इनका एसोसिएशन है। ओके, सो हियर वी डिस्कस अबाउट दी बोथ women of not 3 numbers of women of Victorian women. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फीचर्स ऑफ सिम्बोलिज्म पोएट्री। सो यहाँ पे उन्होंने आपसे सिम्बोलिज्म पोएट्री एसोसिएटेड क्वेश्चन पुट किया है। सी सिम्बोलिज्म पोएट क्या होते हैं, वो बेसिकली सिम्बल्स को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस हो गए, मूड्स हो गए, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो गए, बट इनडायरेक्टली। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, ये सभी चीज़ें वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं। तो अभी हमको यहाँ पर चूज़ करना है आंसर जो राइट है हमारा। तो देखिए म्यूजिकलिटी, ठीक है, एम्फेसिस ऑन सजेशंस एंड ड्रीम लाइक इमेजरी, तो ये सभी फीचर्स आप देखेंगे। सिंबोलिज्म, यहाँ पे सिंबोलिज्म म्यूजिक के थ्रू सिंबल इनडायरेक्टली मतलब मूड को चेक किया जा रहा है। देखते हैं ना सॉन्ग्स किस तरीके से रिलेट करते हैं ह्यूमन की सिचुएशन को। सो दिस इज एंड एम्फेसाइज सजेशन एम्फेसाइज किया जा रहा है, नॉट डायरेक्ट इन मैनर। विजुअल रियलिज्म इट्स नॉट एसोसिएटेड विद इट, अदरवाइज यू सी ए बी डी द आंसर ऑफ फीचर्स एज ए फीचर्स ऑफ सिंबोलिज्म पोएट्री। अभी नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम द मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स। ओके, सो मार्क्सिस्ट आपके क्रिटिक्स कौन कौन से हैं? सो गाइस आंसर में ऑप्शन नंबर ए रेमंड विलियम जो आपके 1921
मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका टाइमलाइन ध्यान में रखना है। ब्रिटिश मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं, कल्चरल थियोरिस्ट भी हैं। कल्चरल एंड सोसाइटी, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय आपके रैमंड विलियम्स, एंड इन्होंने कहीं ना कहीं कल्चर एज अ होल वे ऑफ लाइफ, राइट, इसको भी एम्फेसाइज किया था। और इन्होंने इंट्रोड्यूस भी किए हैं टर्म्स लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ फीलिंग, जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव टेरी एग्लेटन। तो मैं आपको बता दूं, टेरी एग्लेटन कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं और ये लिटरेरी थियोरिस्ट भी हैं, जिन्होंने अपना वर्क मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा था, जिसको एग्जामिनेशन में आपसे कई बार पूछा गया है। सो यू कीप इन योर माइंड। और इनका टाइमलाइन वी हैव 1943, शी एक्टिव नाउ। एंड नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आपके जॉर्ज लुकास, जो आपके वन ऑफ हंगरेरियन मार्क्सिस्ट फिलोसोफर हैं एंड लिटरेरी क्रिटिक हैं, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1885 टू 1971, ठीक है। 1885 आपका डीएच लॉरेंस का भी है, डीएच लॉरेंस, ठीक है। तो इनका भी बर्थ ईयर 1885 है, जस्ट कीप इन योर माइंड। और ये भी आपके बेसिकली मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है, और इन्होंने जो वर्क दिया था ना, हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियस, ये आपसे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। एज वेल इन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था द आइडिया टोटलिटी। This is the idea which is introduced by George Lucas. Just keep in your mind. अभी next we have Albert Camus. So this is odd one, basically not in Marxist. तो आप देखेंगे ये फ्रेंच फिलोसोफर हैं और नॉवलिस्ट क्रिटिक भी हैं, बट नॉट स्ट्रिक्टली मार्क्सिस्ट ही इज, ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड अब्सर्डिस्ट, जिनके वर्क्स द स्ट्रेंजर, द मिथ ऑफ सिसिपस करके जो आपसे एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं। सो हियर वी डन द आंसर, ऑप्शन ए, बी एंड सी द आंसर टू दैट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कैनेडियन लिटरेचर वर्क्स। So guys, in that question you have to identify works we study in Canadian literature. So first we have the Handmaid's Tale. तो मैं आपको बता दूं, it is most repeated in examination of your, and it was written by Margaret. Margaret जो आपकी Atwood है, one of most important आपकी Canadian literature से association इनका 1985 the year when she born, and dystopian इनका ये novel है The Handmaid's Tale, most important है, not actually she born, 1985 the year when this इनका जो novel है it was published. Sorry for that mistake. Okay, अभी नेक्स्ट वी हैव द स्टोन एंजल. इट इज रिटन बाय मार्गरेट लॉरेंस. मार्गरेट लॉरेंस ने इसको लिखा है और इट वाज पब्लिश 1964. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मार्गरेट लॉरेंस और मार्गरेट एटवुड में कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वेदर इट इज रिटन बाय मार्गरेट लॉरेंस और मार्गरेट एटवुड. तो मार्गरेट एटवुड रॉट द हैंडमेड्स टेल. द स्टोन एंजल वॉज रिटन बाय मार्गरेट लॉरेंस. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव लाइफ ऑफ पी. तो ये आपका यैन मार्टेल ने लिखा है. मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, यैन मार्टेल. और ये जो इनका वर्क है दैट वाज पब्लिश 2001. कैनेडियन लिटरेचर से एसोसिएटेड ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके मार्टेल कैनेडियन है. एंड यू सी नेक्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर 4 वी हैव सन्स एंड लवर्स. सो इट इज बाय D.H. Lawrence, published 1913, but it is not Canadian. It's a English literature, right? Semi-autobiographical novel है about Paul Morrell and family dynamics based on, जिसमें आपको Oedipus conflicts देखने मिल जाएगा, industrial society, class देखने मिल जाएगा, relationship देखने मिल जाएगा. So overall, और सभी जितने भी वर्क यहाँ included in this option, in fact all the question जो options also I discuss with you all are most repeated in examination of your, you must just revise them. Okay, so we are not only solving the paper, we are just solving or practicing some important or major works that appeared in examination of your in repeated form. Okay, अभी जो next question है आपका epic characteristics से है. Now you have to just recognize epic characteristics. So guys, if I talk about epic, so you know about epic क्या होता है. epics are long narrative poems होती है जहाँ पे heroic deeds और national history को कहीं ना कहीं celebrate किया जाता है. तो आपको उसी के रिगार्ड यहाँ पे चूज करना है आंसर. सो फर्स्ट वी हैव इनोवेशन ऑफ म्यूज. तो ये भी बेसिकली आप देखेंगे जो पोएट जब बिगिन करता है, प्रे करता है, जब अपीलिंग करता है डिवाइन इंस्पायरेशन के लिए, तब हमें देखने मिलता है. सो इट इज अ फीचर ऑफ epics, जैसे आपने होमर के इलियाड में देखा होगा, राइट. अभी नेक्स्ट वी हैव इन मीडियाज रेज ओपनिंग, जिसका बेसिकली मीनिंग है इन द मिडिल ऑफ थिंग. ठीक है, तो ये देखेंगे इट्स जब स्टोरी बिगिन होती है, राइट. सो इमीडिएटली जब इंगेज हो जाता है ऑडियंस को, सो दैट इज द सिचुएशन. सो नेक्स्ट वी हैव एलिवेटेड स्टाइल. सो एलिवेटेड स्टाइल में आप देखेंगे जो लैंग्वेज ऑफ द इपिक होती है उसको फॉर्मल एंड ग्रैंड और डिग्निफाइड कहीं ना कहीं बनाया जाता है. सो इट्स कन्वे बेसिकली हीरोइक जो स्टेटस है उसको कन्वे करता है जो एलिवेटेड स्टाइल होता है. तो इट इज ऑल्सो द फीचर. और इफ आई टॉक अबाउट द डायलॉग ऑनली स्ट्रक्चर, it's not properly as a characteristic of epic. So answer we have option number A, B and C, right.
Next question number 15. Playwright of Comedy of Manners. Many time we have discussed this question. Congreve, Sheridan, Wycherley, Oscar Wilde. I think all are जो आपके playwrights हैं associated है Comedy of Manners. Okay. अभी next question we have पोस्ट colonial themes. पोस्ट colonial basically themes कौन से रहते हैं आपके वर्क्स में, लाइक हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, एज वेल दी ओरिएंटलिज्म. नेचुरलिज्म नॉट एसोसिएटेड विद ऑफ कोर्स पोस्ट colonial थीम, क्योंकि इट एमर्ज ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी, और यहाँ पर एम्फेसाइज किया जाता है कहीं ना कहीं साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी को. ठीक है, सो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन द पोस्ट colonial थीम. सो वी हैव द आंसर हाइब्रिडिटी, मिमिक्री एंड ओरिएंटलिज्म, ए, बी एंड सी. So guys, question number 17, Puritan writers. So Puritan writers we have John Milton, John Bunyan and Annie Bradstreet. Otherwise if I talk about Alexander Pope, तो Alexander Pope का आपका association है कहीं ना कहीं न्यू क्लासिकल, ठीक है, या फिर ऑगस्टन एज, क्योंकि इनका टाइमलाइन वी हैव 1688 टू 1744. सो कहीं ना कहीं ये आपके एक्टिव थे ड्यूरिंग न्यू क्लासिकल और ऑगस्टन एज, राइट. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 18, वर्क्स बाय टॉनी मॉरिसन. तो मैं आपको बता दूं टॉनी मॉरिसन का जो वर्क्स हैं ये सभी के सभी टॉनी मॉरिसन के वर्क हैं, लाइक सॉन्ग ऑफ सोलोमन जो बेसिकली इनका वर्क है 1977 में पब्लिश हो रहा है, इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पर इन्होंने बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं फोकस किया है. स्यूला अगेन रिटन बाय टॉनी मॉरिसन, दैट वाज पब्लिश 1973. आपको ईयर जरूर से ध्यान रखने क्योंकि इनके वर्क्स को लेके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनती रहती है. अभी नेक्स्ट वी हैव जैज जो इनका 1992 में पब्लिश हो रहा है, एंड द ब्लूएस्ट आइज 1970. सो दीज ऑल वर्क्स रिटन बाय टॉनी मॉरिसन एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन आई हैव मेंशन. क्वेश्चन नंबर 19, फीचर्स ऑफ गॉथिक फिक्शन. तो आप देखेंगे गॉथिक फिक्शन में क्या होता है, हॉरर, अचानक से दरवाजा खुल रहा है, दरवाजा बंद हो रहा है, और एक डार्क सा हमें एक कैसल मिल रहा है जो बहुत टूटा फूटा है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है. ऐसा ही तो होता है जो जितनी भी हॉरर मूवीज होती है. तो सेम रूइंड कैसल आपको देखने मिल जाएगा, सुपर नेचुरल इवेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे, एज वेल आपको एटमॉस्फेयर ऑफ ड्रेड देखने मिल जाएगा. बट रैशनल एक्सपोजिशन का कोई रोल नहीं है इन गॉथिक फिक्शन. सो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, राइट. अभी वेरी क्विकली लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन. सो आपके वो कौन कौन से नेम और फिगर्स हैं दैट एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले डीकंस्ट्रक्शन मीन्स डेरिडा, नेक्स्ट वी है पॉल डी मैन एंड जे हिल्स मिलर. आई रिचर्ड्स आपके कहीं ना कहीं न्यू क्रिटिसिज्म, आई रिचर्ड्स, yes, new criticism, and I confuse towards practical criticism क्योंकि practical criticism, modern literary theory ये सभी आपके associated है आई रिचर्ड्स के साथ. ओके, अभी क्लियर हो गया क्वेश्चन ये. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन, हमें पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने. सो लेट्स गो क्विकली. वर्क्स इन इपिक्स. तो वो कौन कौन से वर्क्स हैं जो आपके इपिक्स में लिखे गए. वी हैव द फेरी क्वीन, पैराडाइज लॉस्ट, द इलियाड, नॉर्दंगर. अबे ये आपका एक गॉथिक, मतलब एक कॉमिकल स्टोरी ऑफ गॉथिक का ही, एंड इट इज़ नॉट इपिक. सो क्विकली रिवाइज, फेरी क्वीन आपका 2 टाइम पब्लिश हो रहा है, 1590 में पब्लिश हो रहा है जिसमें आपका बुक फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, एंड 1596 दिस इज द अनदर पब्लिकेशन जहाँ पर बुक सेकेंड टू बुक 6 आपका आ रहा है. एडमंड स्पेंसर का इंपॉर्टेंट इपिक पोयम है, राइट. पैराडाइज लॉस्ट आपका 1667 में फर्स्ट एडिशन आ रहा है, और इसका जो सेकंड एडिशन है दैट इज केम इन 1674. ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मेमोराइज रखनी है, एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा. ये भी आपका एक एपिक पोएम है, इट इज़ बाय जॉन मिल्टन, एंड इलियाड भी हैव बाय होमर. एंड इलियाड आप देखेंगे इट्स अगेन एपिक पोएम, और इट इज़ 8th सेंचुरी BCE से इसका कहीं ना कहीं एसोसिएशन है, जस्ट कीप इन योर माइंड. एंड नॉर्दिंगर अब ये आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैन ऑस्टैन का, जिसमें आपको कहीं ना कहीं गॉथिक एलिमेंट्स देखने मिल जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स पोस्टमस इट वाज पब्लिश्ड 1817. ओके, सो इट्स अ सटायराइज ऑफ गॉथिक नॉवेल्स एंड रोमांटिक आइडियल्स. इट्स नॉट एसोसिएटेड विद एपिक्स एट ऑल. क्वेश्चन नंबर 22, मॉडर्न एसेइस्ट यहाँ पे आपको सजेस्ट करने, लाइक E.B. वाइट, वर्जीनिया वुल्फ, G.K. चेस्टरटन, ये आपके मॉडर्न एसेइस्ट हैं. इफ आई टॉक अबाउट थॉमस कार्लाइल, तो यू सी थॉमस कार्लाइल आपके स्कॉटिश, एंड इनका जो टाइमलाइन है इट्स 1795 टू 1881. सो बेसिकली ही इज़ नॉट एसोसिएटेड विद मॉडर्न एसेज. सो इनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन है विक्टोरियन लिटरेचर, राइट. अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 23, डिटेक्टिव फिक्शन क्लासिक्स. तो बेसिकली जो डिटेक्टिव फिक्शन है वो क्या, बेसिकली क्लासिक्स क्या आपको उसमें देखने मिलता है. एक तो हाउंड ऑफ द बास्करविल, द मर्डर इन द रग मॉर्ट एंड द बिग स्लीप. ये आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कहीं ना कहीं
आपको मतलब डिटेक्टिव फिक्शंस जो हैं ये सारे के सारे जो एसोसिएटेड है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो लेट्स जस्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन लाइक द हॉन्ट ऑफ द बास्कर विल्स आपका 1902 में आ रहा है। ये आर्थर कैनन डॉयल ने लिखा है, जो आपके ब्रिटिश बेसिकली यू नो राइटर है। एंड द मर्डर इन द रॉक मॉर्टेग आपका एडगर एलन पो का है, जो वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिटेक्टिव फिक्शन के लिए। सो यू सी दिस वॉज पब्लिश्ड 1841, ठीक है। एंड ये आपके अमेरिकन है। एंड नेक्स्ट वी हैव द बिग स्लीप, इट इज़ बाय रेमंड चांसलर, ठीक है। इन्होंने इसे लिखा है 1939 में, ये बेसिकली पब्लिश हो रहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो फीचर्ड टाइप ऑफ डिटेक्टिव, ठीक है। अभी वेटिंग फॉर गोडॉट सैमुअल बेकेट का है, इट्स 1953। इट इज नॉट एसोसिएटेड डिटेक्टिव फिक्शन, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, ओके। सो गाइज यू सी इन दैट पर्टिकुलर वर्क उन्होंने बेसिकली आपसे सिंबॉलिक एनिमल्स के बारे में पूछा है। तो अगर मैं टाइगर की बात करूं तो आपने देखा ना विलियम ब्लैकी का द टाइगर, जो 1794 में इनका जो बेसिकली कलेक्शन आया था, इन विच ही टॉक्स अबाउट power, terror, divine creation. So we have next option albatross. Albatross सैमुअल टेलर कॉलरिज का द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, जो आपका 1798 में इनका आ रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो मैरिनर होता है किस तरीके से किल करता है अल्बेट्रोस को, राइट, जो बेसिकली अभी नेक्स्ट वी हैव सरपेंट। तो आप देखेंगे सरपेंट आपको गिनीज में मिल जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली बाइबल है, गिनीज का मतलब बाइबल है। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो गार्डन ऑफ द एडन है वहाँ पे जो सरपेंट है किस तरीके से टेम्प करता है ईव को टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट, ठीक है। सो पिग आप देखेंगे लॉर्ड इन द फ्लाइज में। सो ये जो बेसिकली वर्क है 1954 में आया है आपका, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, विलियम गोल्डिंग का इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो पिग है इन द नॉवल में किस तरीके से सिंबलाइज करें द डार्क वॉयलेंट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। सो दीज आर दी सिंबॉलिक एनिमल्स जो बेसिकली आपको इन वर्क्स में देखने मिलेंगे, और कुछ ना कुछ सिंबलाइज ये सिंबलाइजेशन ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वार लिटरेचर इंक्लूड्स। सो गाइस बेसिकली जो आपकी वार लिटरेचर से एसोसिएटेड वर्क है, फर्स्ट वी हैव ऑप्शन नंबर ए कैच 22। सी दिस इज बाय जोसेफ हेलर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटन बाय जोसेफ हेलर एंड इट वाज पब्लिश्ड 1961। और आप देखेंगे इसको वर्ल्ड वार सेकेंड में कहीं ना कहीं मतलब इसका सेटिंग रखा है, और इट इज एसोसिएटेड विद इट। नेक्स्ट वी हैव अ फेयरवेल ऑफ आर्म्स, टू आर्म्स, बेसिकली इट्स बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे का ये वर्क है, इट वॉज पब्लिश 1929। सेम ईयर आपका द साउंड एंड द फ्यूरी बाय विलियम फॉकनर का पब्लिश हो रहा है। तो ये भी बेसिकली कहीं ना कहीं वार और रोमांस नॉवल है। अभी नेक्स्ट वी हैव ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यह आपका एरिच मैरी रैम्पर ने लिखा है 1922, सेम ईयर इसका पब्लिकेशन है। और इट इज़ ऑल्सो एंटी वार नॉवल है ये, दिस इज एंटी वॉर नॉवल। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आप देखेंगे हॉरर, ट्रॉमा ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ जो ट्रेंच है वॉरफेयर, उसके बारे में बताया गया है। अभी नेक्स्ट वी हैव द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। इस वाले वर्क को आप अगर देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं दिस इज पब्लिश 1952। इट्स अ नोवेला बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, और ये शॉर्ट नॉवल है बेसिकली। और इसमें जो स्टोरी है वो सेंटियागो के जो एक ओल्ड फिशरमैन होता है वो किस तरीके से स्ट्रगलिंग करता है टू कैच अ जायंट मार्लिन, ठीक है। सो पुलित्जर प्राइज विनिंग वर्क है 1953, द ईयर व्हेन दिस वॉन पुलित्जर प्राइज। और ओवरऑल इट इज नॉट एसोसिएटेड विद वार लिटरेचर, राइट। और मैं आपको बता दूं हेमिंगवे जिन्होंने इस वर्क को लिखा है दैट इज वाई अर्नेस्ट हेमिंगवे, इनको नोबेल प्राइज भी लिटरेचर में 1954 में मिला। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैजिकल रियलिज्म टेक्स्ट आपके कौन कौन से? सबसे पहले वी हैव 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, मिडनाइट चिल्ड्रन। सो गाइज आपका 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड ये आपका 1967 में आ रहा है। दिस इज बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस, जो कोलंबिया से बिलोंग करती है, कोलंबियन है ये। मैजिकल रियलिज्म नॉवल है इनका ये। नेक्स्ट वी हैव मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, सलमान रश्दी का। इट इज ऑल्सो बिलोंग टू मैजिकल रियलिज्म। एंड गाइज ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका 1987 में पब्लिश हो रहा है, टॉनी मॉरिसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल, एंड इट इज एसोसिएटेड मैजिकल रियलिज्म और एज वेल आपको हिस्टोरिकल फिक्शन इसमें देखने मिल जाएंगे। बट ऑप्शन नंबर डी द मेटामॉर्फोसिस, ये आपके फ्रेंड्स काफ्का का है।
फ्रेंस काफका का, दैट वाज 1915 पब्लिकेशन। एंड मैं आपको बता दूं इट्स अ सरेलिस्ट नोवेला, नॉट एसोसिएटेड विद मैजिकल रियलिज्म, सो दिस इज ऑड वन, और ए बी सी द आंसर टू दैट क्वेश्चन। ओके, 27 ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर फीचर्स, बेसिकली आप देखेंगे उसमें आपको एलिट्रेशंस देखने मिल जाएगा, सिस्योरा देखने मिल जाएगा, एज वेल कैनिंग्स आपको देखने मिल जाएगा, ब्लैंक वर्ड्स नॉट एसोसिएटेड। ओवरऑल आप देखेंगे मॉडर्न एज में कहीं ना कहीं ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है, अदरवाइज यू just check the old English literature, then there is no any kind of sign of blank words, right? अभी next question, literary genre of satire. So basically आपने satire का जो literary genre है, we have Horatian and Jovellian और आपके Manipian, otherwise Plutonic जो है it's not associated with literary genre of satire. Question number 29, feminist critics Toril Moy, Cat Millett, Sandra Gilbert, trio are feminist critics. In fact, they wrote most important work respectively that appeared in examination of your. और if I talk about Northrop Frye, तो इनका archetypal के साथ association है, not feminist critic ओवरऑल। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वर्क्स बाय जेम्स जॉयस। अभी आपको यहाँ पे कुछ वर्क्स हैं और मैं आपको बता दूं जेम्स जॉयस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1882 टू 1941 द टाइमलाइन, एंड मॉडर्निस्ट आपके ऑफकोर्स नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं, एंड ऑफकोर्स यू नो इंपॉर्टेंट यूजर हैं, ग्रेट यूजर हैं ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। सो गाइस, जो डब्लिनर्स है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय जेम्स जॉयस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1914 में आया है। एंड नेक्स्ट वी हैव पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, इट इज अगेन बाय जेम्स जॉयस 1916 में। ये बेसिकली इनका मॉडल नॉवल आ रहा है, मॉडर्निस्ट लिटरेचर बेस्ड ऑन सेमी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, जिसमें आपको स्टीफन डिडल्स मिल जाएंगे, जिनसे लेकर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट होता है। फिनिगन्स वेक आपका अगेन बाय जेम्स जॉयस 1939। कीप इन योर माइंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल ऑफ ईच वर्क वीडियोज ऑफ माइंड, ठीक है। ये इनका बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मॉडर्निस्ट लिटरेचर एसोसिएटेड वर्क है। एंड अगर मैं बात करूँ जूड द ऑब्सक्योर, सो इट इज़ बाय थॉमस हार्डी, ठीक है, नॉट बाय जेम्स जॉयस, और इट वॉज पब्लिश्ड 1895। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्टोरियन रियलिज्म को रिप्रेजेंट करने वाली आपकी नॉवल है जूड द ऑब्सक्योर, एंड रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर ऑल्सो। So here we have some questions जो based on आपके assertion and reason. So first we have William Blackie opposed industrialization. It's true. लेकिन he believed machines uplift spiritual life. This is wrong. राइट, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पूरे 100 क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं। अ हेमिंगवेज प्रॉज इज नोन फॉर अंडरस्टेटमेंट, येस इट्स राइट, लेकिन आप देखेंगे ही अवॉइड्स एक्सेसिव डिस्क्रिप्शन एंड मोरलाइजिंग, येस इट इज ऑल्सो राइट। सो आपको देखने मिलेगा कि एजर्शन एंड रीजन बोथ आर द राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरलिज्म स्टडीज अंडरलाइंग सिस्टम, राइट, इट फोकस ऑन बाइनरी ऑपोजिशन, बोथ आर द राइट स्टेटमेंट्स। अभी नेक्स्ट वी हैव Beowulf is a Christian poem. It includes pagan heroic elements. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं बोथ तो ठीक है लेकिन फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है जो आपका ए है, इट्स नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन हियर, इट्स वेरी शॉर्ट सो यू जस्ट एडजस्ट अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 35, अ सिम्बॉलिस्ट पोइट्स रिजेक्ट रियलिज्म, they aimed for spiritual suggestion, so both are absolutely right. And the next question we have, modern African literature uses oral traditions, this is right. It seeks to preserve indigenous voice, yes they preserve indigenous voice, that's why आप देखेंगे modern African literature जो है they use oral traditions, ठीक है। तो explanation and reason both are the right of that question. अभी next question we have, romanticism values nature, it's right. नेचर इज सीन एज मैकेनिकल और रैशनल, नो इट्स रॉन्ग। भाई नेचर में अगर उन्हें मैकेनिकल टाइप ऑफ कुछ दिखेगा, सो वाई दे गिव अटेंशन टुवर्ड्स इट, क्योंकि नेचर है, दैट्स वाई दे गिव अटेंशन टुवर्ड्स, ओके, सो सेकेंड इज रॉन्ग। अभी नेक्स्ट वी हैव इलियट प्रेज्ड ट्रेडिशंस, ही बिलीव्ड पोएट्स शुड सरेंडर पर्सनल इमोशंस, येस बोथ दी राइट रिगार्डिंग इलियट्स व्यू। दीज आर वेरी शॉर्ट आपको मतलब वे में यहाँ पर मतलब प्रिपेयर किए गए हैं जितना भी एजर्शन एंड रीजन है, सो दैट यू गाइज कैन रिवाइज क्विकली मेन थिंग फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट। देखिए, अ मैजिकल रियलिज्म ब्लेंड्स फैंटेसी विद रियलिटी, वी ऑल नो अबाउट इट, एंड इट ट्रीट्स मैजिकल एलिमेंट्स एज नेचुरल। मैजिकल एलिमेंट्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, जैसे कि वो बिल्कुल एक आम बात हो, सो यही चीज़ तो हम मैजिकल रियलिज्म में स्टडी करते हैं, येस बोथ द राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव सैमुअल बेकेट रॉट मिनिमलिस्ट ड्रामा। मिनिमलिस्ट ड्रामा कौन से होते हैं, वो ड्रामाज होते हैं जहां पर कॉमन पीपल डेली लाइफ डे टू डे लाइफ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। हिज प्लेज ऑफन एलिमिनेट फिजिकल एक्शन, सो आप देखेंगे बोथ द राइट,
ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव मैचिंग क्वेश्चन, मैच ऑथर विद मूवमेंट्स। सो यहाँ पर आपको मैच करना है, जैसे कि जोला जो है आपकी एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म से, ये ऑलरेडी आपका मैच्ड है, डोंट वरी। एंड थारो जो है आपके ट्रांसीडेंटलिज्म से एसोसिएटेड है, चिनुआ अचीबे आपके अफ्रीकन रियलिज्म से, एंड अलेक्जेंडर पॉप आपके न्यू क्लासिसिज्म से। सो गाइज नेक्स्ट अगेन आपका मैचिंग क्वेश्चन, वैनिटी फेयर बैकेट शार्प, आपको कैरेक्टर मिल जाएंगे तो अपने वर्क को कैरेक्टर के साथ मैच करना है। द स्ट्रेंजर में आपको मैरूसॉल्ट मिल जाएगा, बिलव्ड में आपको सीथी मिल जाएगी जो ऑफ कोर्स प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल है 1987 बाय टॉनी मॉरिसन। लॉलिता में आपको हम्बर्ट मिल जाएगा। सो दीज आर द कैरेक्टर्स एज वेल द वर्क, और ऑलरेडी मैच्ड है, नो नीड टू मैच अगैन, ओके। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मैच क्रिटिक्स विद उनके आइडियाज। तो बख्तिन आपके कहीं ना कहीं डायलॉजिज्म से एसोसिएटेड है। रोनाल्ड बार्थ, डेथ ऑफ द ऑथर 1967, दिस इज ऑल्सो द टेक्स्ट रिटन बाय बार्थ। फोको आपके डिस्कोर्स पावर के साथ एसोसिएटेड, एंड आइजर आपके रीडर रिस्पॉन्स थियोरी, ओके। इन क्वेश्चन नंबर 44 यू हैव टू मैच पोइट्स विद देयर वर्क, जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग, एंड्रेला डी सार्टो, मैथ्यू आर्नल्ड डॉवर बीच, डब्ल्यू बी येट्स 1916, एंड टी एस इलियट प्रोफ्रॉग, ठीक है। तो जो इनका पोएम था ना बेसिकली 1950 में आया था, लव सॉन्ग ऑफ जे प्रोफ्रेड अल्फ्रोड, ठीक है। तो इस तरीके का जो इनका पोएम था, सो इट इज। अभी अगेन आपको नॉवेल्स मैच करनी है विद द थीम्स, जैसे 1984 है, ये सर्विलेंस पर बेस्ड ऑन है। ट्रायल इनका ब्यूरोक्रेसी बेस्ड ऑन है। हार्ट ऑफ डार्कनेस आपका जोसेफ कॉनरेड का इंपेरियलिज्म पर कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थीम है। और द ग्रेट गैट्सबी आपका अमेरिकन ड्रीम पर बेस्ड ऑन है। और दीज आर दी वर्क्स 1984 आपका, द ट्रायल, हार्ट ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट गैट्सबी। इनके ऑथर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताने हैं। नेक्स्ट वी हैव मैच द जेनरा विद एग्जाम्पल्स। तो कुछ जेनरा है, जैसे आपका एलिगी है। एलिगी क्या है? इट्स अ लेसिडास। लेसिडास आपका एक एलिगी तो है विच वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, जब उसके फ्रेंड की डेथ हो जाती है। और इपिक क्या है? पैराडाइज लॉस्ट एक लॉन्ग इपिक पोएम है। पेस्टोरल क्या है? द शेफर्ड्स कैलेंडर, जहाँ पे शेफर्ड्स की स्टोरी और उनकी लाइफ बताई जाती है। सो वी हैव पेस्टोरल, सो दिस इज द एग्जाम्पल। और गॉथिक आपका द मॉन्क विच इज गॉथिक, आपको इसमें हॉरर मिल जाएगा इस वर्क में, राइट। क्वेश्चन नंबर 47, मैच प्ले राइट विद प्ले। सफोकलिस ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और जीबी शाह आर्म्स एंड द मैन, मिलर आपके डेथ ऑफ अ सेल्समैन, एंड ऑसबोर्न आपके लुक बैक इन एंगर। इस क्वेश्चन को लेके पीछे काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स को, तो फ्रेंड्स दैट वाज माय मिस्टेक, बट यू डोंट वरी व्हाइल डिस्कसिंग क्वेश्चंस, ये टाइप ऑफ मिस्टेक्स होता है। और अच्छी बात ये होती है कि यू गाइज नोटिस इट, ओके। अगर आप इसको नोटिस करते, इट्स रियली ब्रिलियंट। इट मीन्स आप उसको प्रॉपर वे में वॉच करते हैं वीडियो को। इनफैक्ट यू जस्ट अंडरस्टैंड ईच थिंग जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। सो यकीन मानिए, अगर आप मुझे मतलब कमेंट करके बताते, मुझे उससे पहले से ही पता होता इट वॉज माई मिस्टेक, बट आई जस्ट नॉट कमिट दैट एज ए मिस्टेक। मैं ऐसा इसलिए भी करती हूँ कई बार, जिससे कि आई कम टू नो क्या आप वीडियोस को प्रॉपर मैनर में एनालाइज करते हैं, अदरवाइज बिल्कुल ऐसे ही आंख बंद करके सिर्फ उनको सॉल्व करते रहते हैं। और ये एक साइन होता है गुड स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर का, जो बेसिकली नोटिस करता है हर माइनर थिंग्स ऑल्सो, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैच टर्म्स विद डेफिनेशंस। तो कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर और उनको हमें उनकी डेफिनेशन के साथ मैच करना है। तो आपका हैब्रीज क्या है? होब्रीज आपका एक्सेसिव प्राइड है। एंड हमार्शिया क्या होता है? ट्रैजिक फ्लो इन द आप देखेंगे जो प्ले होता है, जो एक ट्रेजेडी होता है इन दैट। और एनाग्नोसिस आपका रिकॉग्निशन होता है। एंड पेरिपीटिया आपका क्या होता है? रिवर्सल इन द स्टोरी, राइट। सो दीज आर ऑलरेडी मैच्ड। 49 मैच मूवमेंट्स विद सेंचुरीज। तो आपका रोमांटिक कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी, मॉडर्निज्म आपका अर्ली 20th सेंचुरी, post modern late 20th century, neo classical 18th century. So these are all matched, and you revised so many things with the help of these important questions. I have selected for you all 100 question based on paper second of UGC NET English literature, and it gives you so much clarity towards question as well. You practice some important जो आपसे content पूछा ही जाता है एग्जामिनेशन में, right? So match characters with works. अभी यहाँ पे पिप जो है वो आपका द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है, टेस ऑफ द अर्बर विल्स में है, एलिजाबेथ बेनेट आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस में मिल जाएंगे, अहाब आपको मॉबी डिक में मिल जाएंगे, राइट। मैच पॉइंट विद नेशंस। अभी इनके नेशंस के साथ, जैसे पैब्लो नेरुदा आपके चाइल्ड है, डायरेक्ट वॉलकेट आपके सेंट लूसिया, एंड टैगोर आपके इंडिया से हैं, और सीमस हैनी आपके आयरलैंड से हैं। So guys, here we have critic as well the text. We have to match them. So or beach we have Mimes. Fire we have anatomy of criticism, and Lacan आपके इक्राइट्स के साथ, और आपके एडवर्ड सैद ओरिएंटलिज्म के साथ, राइट।
यहाँ कुछ आपको एपिक्स हैं और उसे आपको उसके ऑथर के साथ मैच करना है, जैसे ओडेसी एसोसिएटेड होमर, वियोवॉल्फ एसोसिएटेड अननोन बिकॉज एनोनिमस, इट वॉज रिटन, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन एंड एनियार्ड बाय वर्जिल. Question number 54 based on Indian English writers like Anita Desai, Clear Light of the Day, R.K. Narayan, The Guide, अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. ओके, अभी हमें कुछ डेस्टोपियंस को मैच करना है, जैसे हैंडमेड स्टाइल आपका गिल्ट एंड फॉरहिन 451 आपका फायरमैन एंड ब्रेव न्यू वर्ल्ड आपका सोमा, 1984 बिग ब्रदर. तो ये सभी आपके डेस्टोपियाज हैं. ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है जो यहाँ पे मेंशन है. तो नेक्स्ट वी हैव मैच दी अमेरिकन राइटर, जैसे आपके फॉकनर हो गए, हाथरो हो गए, स्टीनबैक हो गए, ट्वेन हो गए, मार्क ट्वेन. सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड आपके अमेरिकन राइटर्स है और इनके कुछ वर्क भी यहाँ पे मेंशन है, लाइक एज आई ले डाइन आपके विलियम फॉकनर का है, स्कारलेट लेटर हार्थरो का है एंड द ग्रास्प ऑफ रेथ आपका स्टैनबेक का है और मार्क ट्वेन का हकविन. और ये जो वर्क यहाँ पे मेंशन है, दीज रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर. और मैंने कई बार, देयर इज नो आई कांट काउंट एक्चुअली कितनी बार मैंने इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इनफैक्ट द इन्फॉर्मेशन आई हैव सजेस्टेड, फैक्ट्स मैं आपको सजेस्ट कर चुकी हूँ इन माई प्रीवियस वीडियोज़. सो यहाँ मैं थोड़ा सा मतलब अवॉइड कर रही हूँ टू एक्सप्लेन यू ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड फैक्ट्स टू बिकॉज मुझे ये कंप्लीट करने 100 क्वेश्चन एनी हाउ. ओके, नाउ यू हैव टू मैच टर्म्स अगैन. बिल्डिंग्स रोमन कमिंग ऑफ एज नॉवल, पेस्टोरल रूरल लाइफ यू सी एसोसिएटेड विद, फार्स आपका एक्सोग्रेटेड कॉमेडी डिनोट एंड एलिगी आपका कहीं ना कहीं मॉर्निंग पोएम रहता है. ओके, सो यहाँ से काफ़ी सारा आपको रिवीजन हो रहा है बेसिकली. अभी आपको फिलोसोफर्स को मैच करना है, जैसे आपके निड्जी हैं विल टू पावर, प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दिया था, अरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स दिया था, कैंट ने आपको क्रिटिक दिया था ऑफ प्योर रीजन को लेके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 मैच करनी है आपको विमेन नॉवलिस्ट, जैसे जीन राइज हो गए आपका, वाइट सरगासो सी, हडसन ने देयर आइज वर वॉचिंग गॉड, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 में आपका आ रहा है, वाइट सरगासो सी 1966 में आ रहा है, फ्रैंकनस्टाइन आपका 1818 में आ रहा है, मैरी शैली का. एंड गाइज नेक्स्ट आपका जैन ऑस्टेन का ईमा. ओके, अभी हियर यू हैव टू मैच प्ले विद ओपनिंग लाइंस, वेटिंग फॉर गुडॉट, नथिंग टू बी डन, मैकबेथ व्हेन शैल बी थ्री मीट अगैन, ये विचीज वाला सीन है जब वो विचीज मिलती है ना, हेमलेट हूज देयर, द क्रूसिबल, सालेम विच क्राफ्ट. अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन अरेंज. तो बेसिकली यहाँ पे आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, क्रोनोलॉजी बेस्ड, अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी पीरियड्स इन क्रोनोलॉजिकली. तो कुछ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में यहाँ से आपसे स्टार्ट कर रही हूँ, लाइक रेस्टोरेशन, देन आफ्टर वी स्टडी रोमांटिक, विक्टोरियन एंड मॉडर्निज्म. सो बेसिकली आपका जो रेस्टोरेशन है इट्स 1660 टू 1700, रोमांटिक आपका आ रहा है नेक्स्ट आफ्टर 1798 टू ऑफकोर्स 1837, और विक्टोरियन आपका आ रहा है 1837 टू 1901, और 1901 से आपका मॉडर्निस्ट स्टार्ट हो रहा है लाइक 1945. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 62, अरेंज द ऑथर्स बाय बर्थ ऑर्डर. सो आप देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ जो है आपके इनका 1770, और जो कॉलरिज है ना उनसे 2 ईयर आफ्टर, मतलब 2 ईयर एल्डर है, 1772 आपके कॉलरिज हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा. इनका 1850 में बेसिकली डेथ हो रहा है. और देन आफ्टर आप देखेंगे जो आपके वी हैव टेनिसन, इनका जो टाइमलाइन वी हैव 1809 टू 1892, राइट. और टी.एस. एलियट वी हैव 1888 एंड 1965, ये मॉडर्निस्ट एज से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं. और जॉन किट्स आपके 1795 टू 1821. ठीक है, तो आप देखेंगे वर्ड्सवर्थ आपके रोमांटिक एज से एसोसिएटेड है, टेनिसन आपके कहीं ना कहीं विक्टोरियन एज से एसोसिएटेड है, एंड किट्स आपके रोमांटिक सेकेंड जनरेशन, और टी.एस. एलियट आपके मॉडर्निस्ट. ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव अरेंज द वर्क्स क्रोनोलॉजिकली, द रेप ऑफ द लॉक, पमेला, टॉम जोन्स एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस. सो गाइस आपका द रेप ऑफ द लॉक 1712, रिवाइज्ड 1714, एंड पमेला आपका नेक्स्ट आ रहा है 1740, और आपका टॉम जोन्स आ रहा है बेसिकली 1749, एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस दिस केम इन 1813. ठीक है, सो यू जस्ट सी इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सम प्लेस, उन्हें हमें बेसिकली सीक्वेंस में सेट करना है. सो गाइज आपका जो हेमलेट है इट इज़ अराउंड 1600, राइट. और आपका जो डचेस ऑफ माल्फी है जॉन वेबस्टर का 1614 में आ रहा है, जस्ट कीप इन योर माइंड. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वॉलपोने बाय बैन जॉनसन, दिस केम 1606, एंड डॉक्टर फोस्टस जो आपका आ रहा है बेसिकली
1592, राइट। तो अभी अकॉर्डिंगली आप इनको सेट कर लीजिएगा, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव अरेंज अमेरिकन ऑथर्स बाय पब्लिकेशन अर्लीस्ट फर्स्ट। सो गाइस हियर वी हैव मॉबी डिक, हरमन मेलविल 1851, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास आपका वॉल्ट विटमैन, राइट, जो आपका बेसिकली इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1855, यस इट्स कलेक्शन। एंड स्कारलेट लेटर आपका 1850 आ रहा है, नदाइन हॉर्थरो का। एडवेंचर ऑफ हकल फ्री आपका मार्क ट्वेन का इंपॉर्टेंट वर्क है विच वॉज पब्लिश्ड 1884, राइट। तो बेसिकली इसकी 2 पब्लिकेशन है 1884, तो अर्लीस्ट पूछा है तो यही जाएगा बेसिकली, और ये लास्ट में भी जाएगा। अकॉर्डिंगली आप उसको मैच सेट कर लीजिएगा। अगेन अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, जैसे एलियट्स प्रोफ्रॉक जो आपका 1915, यीट्स द सेकंड कॉमिंग, और मिसिस डालोवे 1925, वेटिंग फॉर गोडोट 1953, ठीक है। एंड इट इज़ 1919, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन था सेकंड कमिंग में, और आपको मैं बता दूं जो सेकंड कमिंग है W.B. येट्स का, इट फर्स्ट पब्लिश्ड इन डायल मैगजीन, ठीक है। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखना है। एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू जस्ट ईयर, ऑलरेडी अरेंज्ड है वैसे। फ्रेंड्स आपको पता है अगर आप अगर आपसे बोला जाए कि रिवीजन कीजिए, तो रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर बच्चे बहुत बोरिंग फील करते हैं। और ये जो मैं आपसे सेशन ले रही हूँ ना, डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं कुछ रिपीट क्वेश्चन आपको करती हूँ जिससे आपका रिवीजन होता है और आपको पता भी नहीं चलता, बट यू कंसीडर कि आई लर्न समथिंग न्यू, राइट। मैं उसमें कुछ न्यू एलिमेंट्स ऐड ऑन कर देती हूँ, जैसे मेरी हर वीडियो में आप देखेंगे जब भी मैं कोई भी सेम वर्क आपके साथ फैक्ट्स उसके सजेस्ट करती हूँ, तो कुछ ना कुछ न्यू मैं उसमें इंक्लूड करती हूँ। जो मैंने लास्ट आपको बताया होगा फैक्ट्स, और भी कुछ उसमें इंक्लूड कर देती हूँ। तो ये आपका रिवीजन ही तो है, दीज ऑल द वे ऑफ रिवीजन, बट इन आप बोल सकते हो इन इंटरेस्टिंग वे, ठीक है। आपको कंसीडर हो रहा है यू आर जस्ट लर्निंग समथिंग न्यू, बट यू आर एक्चुअली रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट, जो आपने अभी कुछ महीनों पहले से स्टडी करते आ रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो। सो दीज आर रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि वीडियोज़ जो भी मेरा आप देख रहे हैं नाउ डेज बेस्ड ऑन क्वेश्चन पे, उन्हें प्लीज़ क्विट मत कीजिए, और बहुत ज़्यादा उसको जल्दीबाजी में मत वॉच कीजिए। अपना टाइम लेके रिलैक्स होकर उसको वॉच कीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलता है ईच वीडियो ऑफ माइन, राइट। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हम लोग कंटेंट जो हमारे रिटन कंटेंट है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, यू सी ऑन योर स्क्रीन, नथिंग एल्स यू सी एज वेल। जितना भी कंटेंट रहता है टू द पॉइंट है, एग्जामिनेशन में आपसे सर्कुलेट होता है। आई टाइम टू टाइम PYQs भी आपको मैं कहीं ना कहीं जस्ट डिस्कस करती हूँ, जिससे कि आप लोग को ये भी रहे कि वट एवर आई स्टडी एब्सोल्युटली राइट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, राइट। सो बेस्ट थिंग इज दैट आप एब्सोल्युटली राइट कंटेंट स्टडी कर रहे हैं, और कुछ और यू आर नॉट स्टडिंग हियर एंड देयर, यू जस्ट डोंट गोइंग हियर वेयर, राइट। यू आर जस्ट ओनली कंसंट्रेट द थिंग आई जस्ट डिस्कस इन वीडियो ऑफ माइंड। तो आपने इसे बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ एज वेल पेशेंसली आपने वॉच करना है, और ट्रस्ट मी जो रिजल्ट आपको इसका मिलने वाला है आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ योर, यू सेड जस्ट कॉमेंट मी कि मैम आई हैव डन फाइनली, ट्रस्ट मी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी अगेन वदरिंग हाइट्स हमारा हम सभी बहुत बार पढ़ चुके हैं, वदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टी 1847, राइट। 1847 अगेन हमें रिवाइज हो गया, जैसे मिडिल मार्च जॉर्ज इलियट का, येस वी स्टडीड 1871 to 72। जेन एयर आपका वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन सेम ईयर, एंड ऑफ कोर्स शार्लोट ब्रॉन्टी वन ऑफ ब्रॉन्टी सिस्टर्स, एंड टेस आपका थॉमस हार्डी विच वॉज 1891, ठीक है। सो अभी हमें रिवाइज हो गया। अभी नेक्स्ट वी हैव अगेन हमें अरेंज करने पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स लाइक थिंग्स फॉल अपार्ट 1958, द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास 1966, मिडनाइट चिल्ड्रन 1988, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997, अरुंधति रॉय, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी, और हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास आपका वुड वी हैव नेम ऑफ इंडियन राइटर। अच्छा कमेंट करके आप मुझे इसका बताइएगा। थिंग्स फॉल अपार्ट चिन्नु अचुबे का अफ्रीकन ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। हियर वी हैव सम इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश पोइट्स, और मैं आपको बता दूँ दीज आर पिक्ड फ्रॉम द जो आपका कैंसल्ड एग्जाम हुआ था ना 18 जून को, वहाँ से उठाया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और वहाँ पे आपसे पूछा गया था क्रोनोलॉजी बेसिकली जो इनका ईयर ऑफ बर्थ है। तो बेसिकली तौरू दत्त जो है आपकी 1856, मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से इनका एसोसिएशन है, पोइट्री से, और बेसिकली इंपॉर्टेंट है वर्क में। कई बार आप देखेंगे इनके वर्क्स एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं।
सरोजनी नायडू, ये आपकी 1879 टू 1949 है, ये इनका अर्ली 20th सेंचुरी से एसोसिएशन है, प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। कमला दास देन आफ्टर आप देखेंगे 1934 और 2009। आपको पता है प्री इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस करके भी आपको कहीं ना कहीं डिवाइड करके भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लाइक वो वर्क्स आपसे पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ को भी क्लैरिटी रखना अपने माइंड में। निसी म्यूजिकल वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर 2004, 1924 टू 2004 इनका टाइमलाइन है। नाउ यू गाइस कैन सेट देम अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ देयर बर्थ एंड ऑफ कोर्स, ठीक है। अरेंज फॉलोइंग क्रिटिकल मूवमेंट्स, अभी क्रिटिकल मूवमेंट से आप देखते हैं कि क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलता है, इसको लेकर आपकी बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल शार्प आपका एक आइडिया होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी। वेल ये ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, बट इवन दो मैं आपको समझा दूँ, न्यू क्रिटिसिज्म जो बेसिकली बात करते हैं क्लोज रीडिंग की, और कहीं ना कहीं टेक्सचुअल यूनिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, और इनका जो एक इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज है टुवर्ड्स द टेक्स्ट इज ऑटोनॉमस, द टेक्स्ट इज ऑटोनॉमस। तो ये चीज़ अगर आपको देखें, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन मिलते हैं तो अच्छा खासा जो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो चेकआउट होता है दैट क्वेश्चंस में, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरलिज्म आपका कहीं ना कहीं ये 1930s, मेन बात तो हमने की नहीं, 1930s टू 1960s आपका ये बेसिकली, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म आपका 1950s, राइट। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो 1960s। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से दे आर इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑलरेडी, और ये आपका बेसिकली स्टार्टिंग ही इसकी 1945 टू प्रेजेंट हो रहा है, सो ऑल आर सेट ऑलरेडी, ओके। हियर वी हैव टू मैच, नॉट मैच एक्चुअली, क्रोनोलॉजी सेट करना है प्लेस बाय आपके शेक्सपियर के, तो शेक्सपियर के जब भी आप प्लेस करें तो उस चीज़ का ध्यान में रखिए ना, होकम, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ, इसे आपको सेट करना है क्रोनोलॉजी में। इनमें से कोई सा भी आपको वर्क मिल जाए उन्हें आपने अकॉर्डिंगली प्लेस करना है। जैसे रोमियो एंड जूलियट की अगर मैं बात करूँ तो ये इनका अराउंड 1597, मतलब आप मान के चलिए इट्स अ ट्रेजेडी, और कहीं ना कहीं इट इज़ अर्ली है, राइट। हैमलेट आपका 1600, राइट, ओवरऑल। नेक्स्ट वी हैव मैकबेथ 1606 और द टेम्पेस्ट अराउंड आपका 1610। तो ओवरऑल अगर टेम्पेस्ट आपका और विलियम शेक्सपियर के आपसे प्लेस पूछे तो टेम्पेस्ट ऑलमोस्ट ना एग्जामिनेशन में आप स्मार्ट गेस लगा के देखिएगा, ये लास्ट में ही बनता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अरेंज दी अफ्रीकन टेक्स्ट, तो कुछ अफ्रीकन टेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि सो गाइज यू कैन सी वीप नॉट चाइल्ड, ये आपका निगोइवा थियोगो का है 1964, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से एसोसिएटेड इनका ये वर्क है। सीजन ऑफ माइग्रेशन टू द नॉर्थ, ये आपका तायब साइल का है। तायब साइल आपके वन ऑफ इम्पॉर्टेंट हैं अफ्रीकन लिटरेचर में, 1966 ये इनका वर्क आ रहा है। पीटल्स ऑफ ब्लड आपका निगोइवा थियोगो का अगेन 1977 पब्लिश है। इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिक है, बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस इनका ये वर्क है, जो जिसमें इन्होंने करप्शन बताया है कैन्या का, ठीक है। हाल्फ ऑफ अ येलो सन, ये आपका चिमामदा निगोची अदीची का है, दैट वाज 2006 में पब्लिश हो रहा है। सो नाउ यू गाइस कैन अरेंज दैम इन अ क्रोनोलॉजी मैनर, और ये जो आपका हाफ ऑफ अ येलो सन है, दिस इज ऑल्सो पोस्ट कॉलोनियल नॉवल। So guys, here we have some poetries of American poetries, basically Songs of Myself 1855, The Wasteland 1920, and जो आपका ये Howl है that is Allen Ginsberg 1956, okay, and the next one we have Ariel by Sylvia Plath 1965, ठीक है, posthumous ये publish हो रहा है। सो गाइज हियर वी हैव सम फ्रेंच टेक्स्ट इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर लाइक लेस मिजरेबल्स, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, द फ्लावर्स ऑफ इविल, द स्ट्रेंजर, द प्लाग, ये सभी मैं इसकी ईयर बता चुकी हूँ, ऑलरेडी सेट हैं क्रोनोलॉजी में। अभी कुछ कैनेडियन वर्क्स हैं आपके, जैसे स्टोन एंजल, सरफासिंग, द हैंडमेड्स टेल 1985, अभी पीछे हमने मार्गरेट एटवुड का डिस्कस किया था, एंड लाइफ ऑफ पी ऑल्सो सेट है ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, ये बेसिकली जो लाइन है इट इज एसोसिएटेड विद डेलन थॉमस की पोएम, ओके। सो गाइज अगेन वी हैव सम क्वेश्चन जो आपके बेस्ड होने लाइंस, तो ये जो बेसिकली आपका पेपर है क्वेश्चन नंबर 100, जो मैंने टोटल क्वेश्चन 100 यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो इसमें जो मेरा टारगेट रहा है वो यही है कि मैं आपको सीक्वेंसली फर्स्ट सम क्वेश्चन हम लोग मैचिंग्स के कुछ सॉल्व कर लें, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लाइन से बेस्ड ऑन कर लें, कुछ क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड ऑन, तो मैंने उन्हीं को वन साइड प्लेस किया है, जिससे कि आप लोग प्रॉपरली उसको रिवाइज कर ले। अभी कुछ लाइन्स हैं यहाँ पर, होप इज़ द थिंग विद फीदर्स, राइट। सो आंसर वी हैव, ये एमिली डिकन्सन के वर्क से आया है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ आई ब्लीड, क्योंकि मैं लाइन बेस्ड ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो वहाँ मैंने फैक्ट्स डिस्कस किए थे, और इनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो रिपीटेड है। ये आपका शैली के साथ एसोसिएटेड है।
द हॉरर दिस इज एसोसिएटेड हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं, ये लाइंस आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि लाइन से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलता है और डायरेक्टली आप उसको आंसर भी कर सकते हैं। नो नीड टू एक्सप्लेन हियर एनीथिंग। ओके, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, दिस इज फ्रॉम यूलिसिस। ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव स्टे कोल्ड, पॉनी बॉय। सो आंसर वी हैव द आउटसाइडर, राइट? Now it's visible. Yeah, the answer we have the outsiders. Call me Ishamel, repeated Moby Dick, 1851, Herman Melville. Okay. Next we have happy families are all alike, picked from the PYQs of your Anna Karenina by Leo Tolstoy. 84, and they all lived happily ever after. This is from Fairy Tales. Next we have mother dead today or maybe yesterday. This is from stranger. No, it's stranger और it is from metamorphosis. यहाँ मैं आप लोगों के ऊपर इसको क्विट कर रही हूँ. You will have to answer me. It is from metamorphosis or from the stranger. ये आपको मुझे आंसर बताना है, क्योंकि अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था I have discussed about this line also and the work associated with it. Let me check कि आपने उसको कितना प्रॉपरली सुना और समझा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डोंट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट. दिस इज फ्रॉम द नॉवेल्स रिटन बाय डेलन थॉमस. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 वी हैव ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. सो दिस इज फ्रॉम एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल, राइट? नेक्स्ट वी हैव अराइज, अवेक और बी फॉरएवर फॉलन. सो आंसर वी हैव फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट. Oh Captain, my Captain, it is picked from the 18th June examination of your UGC NET, राइट? डायरेक्ट उठाया गया है वहाँ से. और ये विटमैन की जो पोएम है, बेसिकली लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन में जो पोएम आई है, उसका ये बेसिकली लाइन है. आपको मुझे उस पोएम का नेम बताना है इन कॉमेंट. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव 90, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न. सो आंसर वी हैव ईस्टर 1960 बाय W.B. Yeats. Here we have some important, very repeated works. Who wrote Middle Passage, African American epic poem? So answer we have Robert Haddon. The Emperor of Ice Cream is written by, direct question, Wallace Stevenson. ठीक है, ये वो आपके टेक्स्ट है जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं एंड यू हैव टू जस्ट आंसर ओनली रिटन बाय. ओके, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन नंबर सी, T.S. Eliot. अभी क्वेश्चन नंबर 94, विच नॉवल इज सेट इन नाइजीरिया? सो वी हैव थिंग्स फॉल अपॉर्ट 1958 बाय चिनुआ अचीबे. ठीक है, एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज फर्स्ट यूज्ड बाय, सो इट इज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम जेम्स. देन वी यू सी जो आपके ग्रेट यूजर्स हैं ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के मॉडर्निस्ट राइटर, वी हैव जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, विलियम फॉकनर, सो एंड सो फोर्थ. ओके, Lost Generation refers to, so answer we have Fitzgerald and Hemingway associated with Lost Generation, which is a Canadian novel. So we have Edible Women, otherwise God of Small Things, Indian English Literature, The Guide and the Jasmine from Indian English Literature. ये work है आपके. Otherwise Edible Women, it is from the Canadian novel. Who wrote feminist text, The Second Sex? This was published 1949. The answer we have Simone de Beauvoir. ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव हु कॉइन्ड द टर्म इंटरटेक्चुअलिटी. सो इंटरटेक्चुअलिटी एसोसिएटेड विद जूलिया क्रिस्टेवा, मेनी टाइम रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर. द ऑब्जेक्टिव स्लोगन नथिंग टू बी डन ओपन्स, कहाँ पे ओपन हो रहा है? ये जो बेसिकली आपका स्लोगन है, इट इज फ्रॉम द वर्क वेटिंग फॉर गोडोट 1953 बाय सैमुअल बेकेट. सो गाइस फाइनली हियर आई डन 100 टोटल क्वेश्चन विद यू ऑल. अभी जो मेरा नेक्स्ट आई एम प्रिपेयरिंग नाउ डेज, मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ. मेरे स्टूडेंट ने रिक्वायर भी किया था, रिक्वायरमेंट था उसका कि बेसिकली उनको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टडी करने, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड जहाँ पर आपको प्रॉपर स्टेटमेंट्स मिलती है ना, तो जैसे आपको 4 और 5, 6 और 7 नंबर्स आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको उसमें से स्टेटमेंट्स चूज करने होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और आप बोल सकते हो मॉडरेट टू आपको देखने मिलेंगे डिफिकल्ट, राइट, क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं नाउ डेज इन एग्जामिनेशन फिल्ड विद टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो मैं उसका प्रॉपर सेट आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंड मे बी टुमारो इवनिंग आई अपलोड दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन. वो आपको बहुत हेल्प करेगी फॉर एग्जामिनेशन. सो स्टे ट्यून NS English Academy till your examination so that you guys can prepare properly for exam perspective and you win JRF. And quickly comment me, ma'am, I have done. I really wait that day of my life. Okay, we will meet in next video. If you not subscribe yet, do subscribe and learn about the literature more
with the NS English Academy. And of course, like the video after watching, because it's lot of effort before every video of mine. We will meet in next video. Till then, bye bye.